बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खास मकसद से पदयात्रा पर निकले हुए हैं। ये मकसद है हिंदुओं को एक साथ लाना और जातियों के फर्क को खत्म करना। इस एकता यात्रा का आज 7वां दिन है। बाबा का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ उनके साथ नजर आ रही है। यात्रा में शामिल हर भक्त बाबा के साथ, उनके मिशन के साथ जुड़ रहा है। बाबा बागेश्वर की यात्रा अपने 9वें दिन ओरछा पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। आपके सामने यात्रा की 6 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबा की पद यात्रा का लोगों का कैसा समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग पड़ाव की। आज यात्रा का 7वां दिन है। उसके बाद आज निवाड़ी में पड़ाव होगा, ओरछा में यात्रा का समापन होगा। जाति का बंधन टूटे, जात पात का फर्क खत्म हो, ये मकसद है बाबा का इस यात्रा को लेकर। और इसी संकल्प को लेकर ये 9 दिवसीय यात्रा, 9वें दिन इसका समापन होगा। खास बात यह कि आज यात्रा का 7वां दिन है। निवाड़ी में आज इसका पड़ाव है। करीब 160 किलोमीटर की यात्रा जो है ये चल रही है। पदयात्रा में देखिए हर शख्स बाबा के साथ मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाह रहा है, उनके साथ कोई सेल्फी लेता है, कोई उनका आशीर्वाद लेना चाह रहा है। तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन क्रिकेट जगत से लेकर बॉलीवुड जगत की भी कई बड़ी हस्तियां, तमाम बड़े नाम बाबा के साथ जुड़ रहे हैं। कल द ग्रेट खली उनके साथ थे, उसके पहले संजय दत्त उनके साथ नजर आए थे। तो आज यात्रा का 7वां दिन। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बाबा बागेश्वर का संकल्प भेदभाव, एकता और सद्भाव का नारा लिए ये कारवां कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों के अलावा साधु संत भी हैं, जो ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते आगे बढ़े जा रहे हैं। ये यात्रा के 6ठे दिन की तस्वीरें हैं। इस यात्रा में 6वें दिन भी जो भक्त हैं उनका उत्साह देखते बनता है। जो भक्त बागेश्वर धाम से लगातार अब तक साथ में आ रहे हैं इस पदयात्रा में, उस पदयात्रा में आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद भी जो मध्य प्रदेश से तमाम लोग चलना शुरू हुए थे साथ में, वो सभी पदयात्री अभी भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको हम तस्वीरों में दिखा देते हैं कि कैसे अलग अलग तबके के जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, वो इस यात्रा के साथ लगातार अपनी हिस्सेदारी जो है वो बनाए हुए हैं। हिंदू समाज को एक करने की मुहिम के साथ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ 160 किलोमीटर का ये सफर तय कर रहे हैं, जिनके अनुसार हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करना ही उनकी इस एकता यात्रा का असल उद्देश्य है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हम आगे ओरछा चलो, आशीर्वाद, राम राम, वाह। मन में आस्था और दिलों में भक्ति का अनंत भाव पदयात्रा में शामिल हुए हर श्रद्धालु के अंदर है। हिंदू एकता यात्रा के दौरान बाबा के ये भक्त यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते नजर आए। जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का जोश भी बढ़ता जा रहा है। पदयात्रा में शामिल इस श्रद्धालु का उत्साह और श्रद्धालुओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भैया जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश, तहसील तालत, ग्राम कलेसरा कला। कितने लोग आप लोग आए साथ में? मंजरा उम्र जे है वृंदावन के। कुल कितने लोग साथ हैं आपके? हमारे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये यात्रा जो है ये संकल्प अपना पूरा कर पाएगी? हाँ, कर पाएगी, पूरा कर पाएगी संकल्प। बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पदयात्रा में व्हील चेयर पर बैठे बच्चे के साथ उसकी मां भी पूरे उत्साह और तन्मयता के साथ इस एकता यात्रा का हिस्सा बनी हुई है। तो आप कब से चल रहे हैं ऐसे? जिस दिन से कार्यक्रम चालू हुआ है। अच्छा, बागेश्वर धाम से? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? मेरा बच्चा है। अच्छा, तो आप ऐसे क्यों उनको साथ में लेके चल रहे हैं? ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब अपने को चलना है,
तो कुछ लाभ उठाना है तो ऐसे चलना है। क्या लाभ उठाना करना है, मेहनत करना है, दुनिया को दिखाना है, जगाना है। हाँ, किस चीज के लिए जगाना चाह रहे हैं? शाकाहारी होने में, हर चीज में, कि अपन मन नाशा छोड़े, ये गंदगी चीज छोड़े, अपन हिंदू क्या है, क्या कहता है, ये सब देखने करने सोचे लोग। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इस पदयात्रा का आगाज हुआ, जो अभी तक पेपटेक टाउन, नौगांव, देवरी बंधा, मौरानीपुर होते हुए छठे दिन घुक्सी में रुका। आज इस पदयात्रा का पड़ाव निवाड़ी में है, जिसके बाद बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में निकली ये एकता यात्रा 28 नवंबर को ओरछा तिगड्डा पहुंचेगी, जिसके बाद 29 नवंबर की सुबह ये एकता यात्रा ओरछा में ही रामराज मंदिर पहुंचेगी। इसी मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना के साथ इस एकता यात्रा का संकल्प पूरा होगा। फिलहाल इस एकता यात्रा में भक्ति के कई अनूठे रंग बिखरे हैं। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी श्रद्धालुओं के संग कदम से कदम मिला रहे हैं। यही वजह है कि आपसी सद्भाव, जात पात के भेदभाव को दूर करती इस एकता यात्रा को सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। झांसी से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज यात्रा का 7वां दिन है। निवाड़ी आज इसका पड़ाव होगा और 160 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें बाबा और उनके समर्थक तमाम श्रद्धालु जुड़ते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं। संकल्प एक ही है कि जात पात का भेदभाव खत्म हो और सभी समाज के बीच में एकता आ जाए। मध्य प्रदेश के जिले के बागेश्वर धाम में करोड़ों लोगों की आस्था है। कई नामी ग्रामी हस्तियां वहां वक्त वक्त पर पहुंचती रहती हैं। बॉलीवुड सितारों से लेकर भोजपुरी स्टार तक उनके दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। यही नहीं, कई सितारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में भी आस्था जता चुके हैं और उनके दरबार में हिस्सा ले चुके हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर धाम के मठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा वाचन करते हैं और राम और हनुमान भक्त भी हैं। उनकी कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा भी होते हैं। नहीं है, छोड़ दो आगे तक, चले चलो आई चलो। आजकल बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर सुर्खियों में है। इस यात्रा में उनके साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। इनमें कई नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त भी इस यात्रा का हिस्सा बने और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में पूरी आस्था भी जताई। संजय दत्त पहले भी बागेश्वर धाम की यात्रा कर चुके हैं। इसी साल जून में संजय दत्त मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे थे और बाबा बागेश्वर से मुलाकात की थी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में मशहूर WWE स्टार खली भी शामिल हुए। इससे पहले खली को भी कई बार बाबा बागेश्वर के दरबार में देखा गया है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के करोड़ों भक्त हैं और वक्त वक्त पर सियासत से लेकर कई क्षेत्रों में अपना नाम कमा चुके लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज बाबा की भक्ति में आस्था जता चुके हैं। दरअसल इसी साल अगस्त में बाबा बागेश्वर मुंबई पहुंचे थे। तब कई सितारों से उनकी मुलाकात हुई थी। उनमें अनुपम खेर भी शामिल थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अनुपम खेर के ऑफिस में उनसे मुलाकात की थी, जिसको अनुपम खेर ने अपना सौभाग्य बताया था। अपने इसी मुंबई दौरे के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोनू सूद से भी मुलाकात की थी। इस वक्त एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने भी बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लिया। यूट्यूबर एलिविश यादव हो या शहनाज गिल, ये लोग भी उस वक्त वहां मौजूद थे और बाबा का आशीर्वाद लिया। जब बाबा बागेश्वर कथा वाचन के लिए दुबई पहुंचे थे, तब मशहूर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने उनसे मंच पर जाकर आशीर्वाद दिया था। राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम। अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो कई सितारे बाबा बागेश्वर धाम जाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में आस्था जता चुके हैं। उनमें मनोज तिवारी भी शामिल हैं। हम राम के रहे, राम
अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन तो बाबा बागेश्वर के कायल हैं। वो भी कई बार बागेश्वर धाम की यात्रा कर चुके हैं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। नेता अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ और एक्ट्रेस आम्रपाली भी बागेश्वर धाम में अपनी आस्था जता चुके हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार और गायक अक्षरा सिंह तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के पीठाधीश का आशीर्वाद लेने के लिए वक्त वक्त पर पहुंचती रहती हैं। वो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा की सोशल मीडिया पर प्रचार करते भी दिखी। आप सभी लोगों को पता है, पूरे विश्व विख्यात है श्री बागेश्वर धाम तीर्थ, जहाँ के ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संकल्प लिया है कि इस बार बागेश्वर धाम से ओरछा पैदल यात्रा करेंगे सनातन हिंदू एकता के लिए। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से बाबा बागेश्वर की यात्रा में चाहे आम हो या खास हो, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रवीश पाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आज 7वां दिन है, अभी तक हम देख चुके हैं कई बड़े सेलिब्रिटीज इस यात्रा का हिस्सा बने हैं, बाबा से आशीर्वाद लिया है, तमाम लोगों की भीड़ तो है ही। आज का पूरा क्या शेड्यूल रहने वाला है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज 7वां दिन है और अब अंतिम 3 दिन शेष रह गए हैं। 27 तारीख आज है और 29 तारीख को ये यात्रा जो है वो ओरछा धाम पहुंच जाएगी। 7वें दिन की यात्रा भी करीब 17 किलोमीटर की है। घुक्सी गांव, जहां इस वक्त हम मौजूद है, यहां से ये यात्रा अब शुरू हो गई है और आज ये निवाड़ी तक जाएगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह से अभी जब ये यात्रा, जब गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इनके गुरु हैं, जब ये बाहर निकलेंगे, सड़क पर चलना शुरू होंगे, तो उससे पहले का ये माहौल है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये आ भी रहे हैं जत्थे, लगातार अब चलना शुरू हो गए हैं। यात्रा बस अब शुरू ही हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 17 किलोमीटर का आज का जो सफर है, आज के जो सफर की शुरुआत है वो हो चुकी है इन जत्थों के रवाना होने के साथ ही। अभी इनके पीछे जो ध्वज है, जो ध्वज पताका है, जो इनकी प्रमुख ध्वज है, वो चलना शुरू होगी और उसके करीब 2 किलोमीटर बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का झुंड रहेगा, जिसमें वो और उनके जो सबसे नजदीकी सहयोगी है वो चल रहे होंगे। ये जो यात्रा कल रात को घुक्सी गांव में रुकी थी, जो झांसी जिले में आता है, उसके बाद ये यात्रा आज घुक्सी से शुरू हुई है और निवाड़ी तक जाएगी। निवाड़ी यानी वो जिला जहां ओरछा धाम आता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओरछा धाम जिस जिले में आता है, उस जिले में आज ये प्रवेश कर जाएगी रात को, और रात का विश्राम जो है आज वो निवाड़ी में होना है। तो अब तक का ये जो सफर रहा है, 6 दिन पूरे हो गए हैं। इन 6 दिनों में इतनी बड़ी यात्रा में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही जो है अब तक सामने नहीं आई है। निर्विघ्न रूप से ये यात्रा अब तक तो चली रही है। 7वां दिन भी सुबह के नाश्ते के साथ ये तमाम लोग जो हैं शुरू हो गए हैं अपने सफर पे जाने के लिए। ये देखिए, पैरों में ये जो इन्होंने मोजे पहने ये तक फट गए हैं। आप ये तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगातार जो चलने के बाद जो स्थितियां होती हैं, जिन लोगों ने जूते पहने उन्हें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऐसे नंगे पैर चल रहे हैं, ये बताइए, आज 7वां दिन है यात्रा का, क्या अनुभव रहा इस यात्रा से आपका? हमारा अनुभव है, बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत आनंद आ रहा है कि हम सब भाई साथ में चल रहे हैं, गुरुजी के साथ में चल रहे हैं, उनका ऊपर वाले का आशीर्वाद चल रहा है। कोई खाने पीने की क्या व्यवस्था है? दिक्कत नहीं है, बालाजी की कृपा, दिन रात व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था, 1 नंबर की व्यवस्था, एक नंबर की व्यवस्था। जी आगे आइए, क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 72 साल। 72 साल। और कहाँ से आप? हम कानपुर से आए। कानपुर से आए? हाँ। 72 साल की उम्र है, आप भी पैदल चल रहे पूरा? हाँ। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, पता चलता है दिन में इतने 17-17, 20-20 किलोमीटर आप लोग चल लेते हो, पता चलता है या फिर? हमें नहीं पता चलता है, सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं की लीला है सब। मतलब जो है कुल मिला करके अब जो वो धीरेन्द्र शास्त्री सोचेंगे वही होगा। जो हिंदू यात्रा है
हिंदू एकता ये होके रहेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल पूरा विश्वास है, आशीर्वाद उनका है। बिल्कुल समझ लीजिए हठ पूर्वक इस कार्य को सफल करना है। कभी इतना पैदल इससे पहले आप लोग चले थे? नहीं चले, कभी नहीं चले। ओरछा तक जाएंगे? हाँ, ओरछा तक जाएंगे। हाँ, कोई तकलीफ नहीं। खाने पीने की, रुकने की कोई समस्या? व्यवस्था, सारी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। अपना भविष्य बनाना है। आप ये देख सकते हैं कि बुजुर्ग हों, जवान हों, सभी लोग जो है इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या इनको नहीं है, ये बात वो लगातार कह रहे हैं। पैरों में भले ही छाले पड़ गए हों, मोजे फट गए हों पैदल चलते चलते, लेकिन इनका मानना है कि जिस संकल्प के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ओरछा धाम तक पहुंचने के साथ ही वो संकल्प में एक तरीके से जो मजबूती है वो इन्हें प्रदान हो जाएगी। और ये जो आध्यात्मिक यात्रा एक तरीके से इस वक्त निकल रही है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजर रही है, उसका आज 7वां दिन है। और 7वें दिन भी भक्तों से बात करके तो लग रहा है कि इनके जोश व उत्साह में कोई कमी अभी नहीं आई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फिलहाल रविशपाल सिंह, लगातार जोश और उत्साह जो हम देख ही पा रहे हैं, और 7वां दिन है, लेकिन उत्साह में कहीं से कहीं तक फिलहाल कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है। व्यवस्थाएं आपने बताई कि व्यवस्थाएं भी पूरी हैं श्रद्धालुओं के लिहाज से। बहुत शुक्रिया रविशपाल सिंह। आगे बढ़ते, राम मंदिर निर्माण की खबरों के बीच एक शुभ समाचार सामने आया है। वो ये कि मंदिर के दूसरे तल पर स्थापित होने वाली राम दरबार की मूर्तियां 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंच जाएंगी। फिलहाल इन मूर्तियों का निर्माण राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। राम भक्तों के लिए ये खबर बेशक गुड न्यूज है, क्योंकि राम दरबार की मूर्तियां ऐसे वक्त में अयोध्या लाई जाएंगी जब गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को बिराजे 1 साल होने वाला होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा। नए मंदिर में रामलला विराजने के बाद राम नगरी में फिर बहेगी भक्ति आस्था की बयार। मंदिर में जल्द सजने वाला है राम दरबार। इस साल जनवरी में नए राम मंदिर में श्री राम की बाल रूप की दिव्य मूर्ति विराजमान हुई, तो हर राम भक्त का मानो सपना पूरा हुआ। श्री राम के मंदिर में प्रवेश के बाद से मंदिर के दूसरे तल का निर्माण फिलहाल जोरों पर है। ऐसे में जब मूर्ति स्थापना की वर्षगांठ नजदीक आ रही है, तो शुभ समाचार ये है कि मंदिर के दूसरे तल पर लगाई जाने वाली राम दरबार की मूर्तियों को अयोध्या लाए जाने की तारीख तय हो गई है। 15 जनवरी को राम दरबार की सुंदर और भव्य मूर्तियों को जयपुर से अयोध्या लाया जाएगा। इनके साथ ही सप्त मंडपम के मंदिरों की 7 मूर्तियां और परकोटे के मंदिरों की 6 मूर्तियां भी जनवरी में बनकर तैयार हो जाएंगी। मंदिर निर्माण समिति के अनुसार इन सभी मूर्तियों का निर्माण बेहद धैर्य और गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए किया जा रहा है। वह जो सप्त मंदिर है, उनके बारे में कैसे कार्य को गति दी जाए। हमारा प्रयास है कि जब मंदिर पूर्ण हो तो सप्त मंदिर भी पूर्ण हो एक साथ ही, जिससे लोगों को यह विश्वास जगे कि जो भगवान राम की सामाजिक समरसता है, उसको भी ट्रस्ट ने ध्यान दिया है। मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम दरबार की मूर्तियों को विख्यात शिल्पकार वासुदेव कामताकार दे रहे हैं। मूर्तियों का परीक्षण करवाया जा चुका है, जिनकी गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। राम दरबार में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियां एक साथ रहेंगी। राम मंदिर के 800 मीटर लंबे परकोटे में कांसे के 90 म्यूरल यानी भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं। इनमें से 11 चित्र बनकर तैयार हो चुके हैं। एक म्यूरल की लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 6 फीट बताई जा रही है। फिलहाल संगमरमर के पत्थर पर इन सभी मूर्तियों को आकार देने का काम जारी है। मंदिर निर्माण समिति को उम्मीद है कि राम दरबार और परकोटे की सभी मूर्तियों को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वर्षगांठ से पहले अयोध्या लाया जाएगा,
जिसके बाद ये सभी मूर्तियां पूरे राम मंदिर की शोभा में चार चांद लगाएंगी और मंदिर की इसी भव्यता को देखने देसी विदेशी श्रद्धालु राम नगरी पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर बात बन गई है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन के लिए सीजफायर डील को मंजूरी दे दी है। युद्ध विराम को लेकर मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें 10-1 से डील को मंजूरी मिल गई। हालांकि बैठक से पहले ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सीजफायर के प्लान को मंजूरी दे चुके थे। दोनों देशों के बीच सीजफायर के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया। उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम से शांति का माहौल बना रहेगा। तो लेबनान में शांति की ओर एक ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका ने जो बाइडेन को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने करारी यहां पर सीजफायर की डील कराई है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि शांति को लेकर एक बड़ा कदम है, जिसमें लंबे समय से संघर्ष देखा जा रहा था। अब युद्ध विराम को लेकर ये एक बड़ी पहल है। युद्ध विराम को लेकर पिछले कुछ महीनों से अटकलें तेज थी और अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी संघर्ष को रोकने के लिए सहमति बना दी है। दरअसल सीजफायर को लेकर दुनिया के कई देशों का इजराइल पर दबाव था, जिसके चलते इजराइल ने लेबनान के साथ एक डील साइन की, जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ कोई आक्रामक अभियान नहीं चलाएगा। इस बात पर सहमति बन गई है। माना यह भी जा रहा है कि पिछले 14 महीने से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष खत्म हो गया है। हालांकि इजराइल की वॉर कैबिनेट ने फिलहाल 60 दिन के लिए सीजफायर डील को मंजूरी दे दी है और इसी के तहत अब इजराइल अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान से वापस बुलाएगा। तो वहीं लेबनानी सेना लितानी नदी के दक्षिण में फौज तैनात करेगी, मतलब उस दक्षिणी हिस्से से हिजबुल्लाह अपनी मौजूदगी को खत्म करेगा। वहीं डील में यह भी तय किया गया कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध विराम तोड़ता है तो इजराइल जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बीती रात इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है और उसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बताया भी गया कि डील के पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका की बातचीत और पहल से दोनों ने युद्ध विराम का फैसला लिया है और इस डील पर सहमति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जताई है। देखिए, युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान लेबनान के आम लोगों का हुआ, जिसके लिए अब खुशी की खबर आई है। जैसे ही लोगों तक युद्ध विराम की खबरें पहुंची, लोगों ने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया। ये लोग दहशत की वजह से अपना घर परिवार छोड़कर दूर दराज के इलाकों में पलायन कर गए थे, मगर अब एक बार फिर से वो लोग अपनों के बीच लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी है। लेबनान के लोगों में खुशी की लहर है। जो लोग पलायन कर गए थे युद्ध के डर से, वो वापस अपनी जगह पर अपने परिवारों के पास पहुंच रहे हैं। और चलिए अब बात प्रदूषण के विरुद्ध जीएनटी की मुहिम की। और अब बात दिल्ली में जहरीली धुंध की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खराब लगातार बना हुआ है। हालांकि बीती रात तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे आनंद विहार में 311 एक्यूआई, बवाना में 341 एक्यूआई, जहांगीरपुरी में 330 एक्यूआई और पंजाबी बाग का एक्यूआई 326 और नजफगढ़ में 295 दर्ज किया गया। यह आंकड़ा कल 400 के पार था, लेकिन आज स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है। 24 घंटों का औसत एक्यूआई सोमवार के 349 की तुलना में मंगलवार को 343 तक पहुंच गया, यानी कि 6 कम है। प्रदूषण पर काम करने वाली एजेंसियों को अभी हवा की सेहत में सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। अगले 3 दिनों तक एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है और दिल्ली के साथ मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई में भी सुबह के वक्त कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है और कई इलाकों में एक्यूआई 200 के पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में प्रदूषण से किसी प्रकार की कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही समाधान है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर तरफ प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, ये देश के अलग अलग देश की राजधानी की 6 तस्वीरें। पहले धुंध में लिपटी दिल्ली, इंडिया गेट के साथ साथ
आपको लाल किला भी दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषित है, लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। लेकिन क्या इस प्रदूषण की वजह अधिकारियों की लापरवाही भी है? एक आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नोएडा अथॉरिटी को प्रदूषण कम करने के लिए जितना फंड मिला उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और ऐसा पिछले 3 साल से चल रहा है। आरटीआई दाखिल करने वाले अमित ने बताया कि अथॉरिटी के पास प्रदूषण के खिलाफ रोड मैप ही नहीं है। जीएनटी ने इस रिपोर्ट को लेकर पड़ताल की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदूषण से निपटने के लिए मंगाई गई मशीनें अगर सड़कों पर इस्तेमाल की जगह सरकारी दफ्तर के बाहर धूल फांकते फिरें तो जहरीली हवा कैसे साफ होगी, ये समझा जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित ये कमांड कंट्रोल सेंटर है, जहां कागजों पर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है, प्लानिंग की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, धूल फांकती मशीनें गवाही दे रही हैं। बाकायदा आप देखिए, इसमें स्वीपिंग मशीन विपरी लगी हुई है। इसका काम है कि जब आप बाहर सड़कों को साफ करते हैं तो पहले मैन्युअली साफ करने में धूल उड़ती थी। इसका काम है कि ये पानी का छिड़काव करेगी, उसके बाद ये मशीन चलेगी और उससे रोड साफ हो जाएगी। लेकिन इस तरह की गाड़ियां अथॉरिटी में खड़ी है, काम नहीं कर रही है। अभी भी आप इस गाड़ी की हालत देख लीजिए, किस तरह से इसमें जाले लगे हुए हैं, धूल जमी हुई है। इसकी कंडीशन ये बता रही है कि ये काफी लंबे वक्त से यहाँ से निकाली नहीं गई है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन की हालत तो आपने देख ली, अब हवा में पानी का छिड़काव कर धूल हटाने वाली एंटी स्मॉग गन की कंडीशन क्या है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ये एंटी स्मॉग गन पड़ी हुई है, ये भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसकी हालत आप देख सकते हैं, और इसकी भी खरीद की गई थी। 30 करोड़ में जो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो खर्चा ये स्वीपिंग मशीन वाली गाड़ियां और इस तरह से एंटी स्मॉग गन को खरीदने में किया गया। लेकिन आप देखिए कि ये भी पूरी तरह से कबाड़ पड़ी हुई है, और यह मशीन आप देखिए बिल्कुल देखने में नई लग रही है। अभी तक जो इसकी पैकिंग है वो पैकिंग पन्नी भी हटी नहीं है, और यहाँ पर इस पर धूल जमा हो गई है। गुड न्यूज टुडे की पड़ताल में सामने आया कि नोएडा अथॉरिटी के पास फंड की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए अथॉरिटी को भारी भरकम बजट दिया है, लेकिन कमी है तो मजबूत इच्छा शक्ति और प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए रोड मैप की, जो शायद अथॉरिटी के पास है नहीं। नोएडा के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने आरटीआई फाइल कर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से बजट को लेकर जानकारी मांगी, तो पता चला कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए मिले बजट का अब तक सही से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। बीते 3 साल से जितना भी बजट मिला उसमें करीब 90% रकम अब भी बची हुई है। बीते 3 साल में नोएडा प्राधिकरण को इस मद में कुल 30 करोड़ 89 लाख रुपए दिए गए थे। इसमें से प्राधिकरण की ओर से अब तक महज 3 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए गए। इस रकम से नोएडा प्राधिकरण ने 4 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स और एंटी स्मॉग गन खरीदी हैं, यानी 27 करोड़ 45 लाख रुपयों का इस्तेमाल अब तक किया ही नहीं गया, जबकि प्रदूषण चरम पर है। सरकार कहती है कि भाई हम तो राज्यों को पैसा दे रहे हैं, और फैक्ट भी है, स्टेट्स को पैसा दे रहे हैं, 1500 से 2000 करोड़ हर साल का दे रहे हैं। तो हमने देखा कि पता करें नोएडा को कितना पैसा मिल रहा है। तो हमने आरटीआई लगाई तो देखकर हैरान रहे कितना पैसा मिला है और खर्च कितना हो रहा है। और उसमें भी कल न्यूज़पेपर्स में भी चला, आज भी आया कि उसमें भी ऐसी मशीनें खरीदी गई हैं जो चल नहीं रही हैं, पिछले 1-1.5 साल से ऑफिस में खड़ी हैं। एंटी स्मोक गन है, वो 360 डिग्री में घूमती नहीं है। वाटर स्प्रिंकलर भी हम देखेंगे तो आप टैंकर्स देखेंगे पुराने डीजल वाले चलते हैं, आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे तो प्रॉपर वाटर स्प्रिंकलर चलते हैं। नोएडा में एक ही ऐसा दिखेगा। प्रदूषण के खराब हालत पर सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है। बावजूद इसके अधिकारियों की लापरवाही से प्रदूषण की समस्या का अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। गुड न्यूज टुडे ने जब नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की तो एक अधिकारी ने हमसे फोन पर बताया कि इससे संबंधित अधिकारियों को उन्होंने जरूरी निर्देश दिए हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि जो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उससे जो स्वीपिंग मशीन आई है, उससे जो एंटी स्मॉग गन आया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने ये कही
कि जल्द से जल्द वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो सके। हालांकि अब जागे तो क्या जागे जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने पीक पर पहुंच चुका है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं मां वैष्णो देवी के धाम का। मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले कुछ दिनों से जारी स्थानीय दुकानदारों और घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब पहले की ही तरह श्रद्धालु पिट्ठू पालकी वालों की सुविधा उठा रहे हैं। यह हड़ताल वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ व्यापार रोजगार छिन जाने के डर से की गई थी। माता की जयकारों से गूंज उठी घाटी। 4 दिन की हड़ताल के बाद वैष्णो देवी ट्रैक पर खुली दुकानें। श्रद्धालुओं को फिर मिली घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा। 4 दिनों की हड़ताल के बाद माता वैष्णो देवी ट्रैक पर दुकानें फिर सज गई हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सवारी श्रद्धालुओं ने फिर से करनी शुरू कर दी है। स्थानीय दुकानदारों और पिट्ठू पालकी वालों की हड़ताल से पिछले दिनों श्रद्धालुओं को खाने पीने आने जाने में जो असुविधा हुई वो अब दूर हो गई है। मां के दर्शन को आए श्रद्धालुओं में फिर वही जोश, वही उत्साह का संचार दिख रहा है। सब मिल रहा है, ट्रैक भी खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं और घोड़े पालकी जो भी चाहिए सब मिल रहा है। बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं और सब यहाँ लाइन लगी हुई है, सबकी सब पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है श्रद्धालुओं को। वो आ सकते हैं आराम से और आराम से पिट्ठू पालकी और जो भी करना चाहते हैं वो और जो होता है वो कर सकते हैं और जा सकते हैं आराम से। ट्रैक पर खुली हुई हैं दुकानें, सर्विसेज भी हैं वहाँ अवेलेबल हैं। रात में गए थे जब तो बंद हो ही जाती हैं, बाकी अभी जब आ रहे थे जब तो सब कुछ खुला हुआ था। परसों चढ़ाई करी थी, परसों सारा कुछ बंद था, लेकिन आज सारा कुछ खुला था। परसों कुछ भी नहीं चल रहा था, ना घोड़े ना पालकी ना कुछ भी नहीं था। मां के दर्शन को आए श्रद्धालुओं में फिर से वही जोश, वही उत्साह का संचार दिख रहा है। पिछले दिनों मां के दरबार तक पहुंच आसान बनाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट शुरू करने की खबर आई, जिसके बाद व्यापार और रोजगार छीनने के डर से स्थानीय दुकानदारों और ट्रैक पर काम करने वाले घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों ने हड़ताल शुरू कर दी। उनकी एक ही मांग थी कि वैष्णो देवी दर्शन के लिए रोपवे नहीं लगना चाहिए। रियासी के जिला आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनकी समस्या का हल निकालने का यकीन दिलाया और उनसे 15 दिसंबर तक दुकानें खुली रखने और घोड़ा पिट्ठू पालकी को चलाने की अपील की, जिसके बाद हड़ताल को 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थानीय दुकानदारों तथा घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की रोपवे के अगेंस्ट जो है वो हड़ताल चल रही थी, जिसके चलते दुकानें भी काफ़ी बंद थीं और घोड़ा पिट्ठू पालकी भी बंद थे, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था। लेकिन आपको बता दें, कल शाम जिला आयुक्त रियासी के आश्वासन के बाद दुकानें खोल दी गई हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी आसानी से श्रद्धालुओं के लिए कटरा वैष्णो देवी में उपलब्ध हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है। उनकी सुविधा के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से सांची छत तक रोपवे की शुरुआत करने का ऐलान किया। समय की बचत करते हुए 13 किलोमीटर के पैदल मार्ग को इस नई रोपवे सेवा के जरिए मिनटों में पूरा किया जाएगा। आप इस रोपवे के सहारे कटरा स्थित बेस कैंप ताराकोट से सांझी छत पहुंच जाएंगे। इस रोपवे में गंडोला केबल कार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सरकार के इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब अगर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोपवे की सौगात देनी है तो स्थानीय दुकानदारों और वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करने वाले लोगों का डर दूर करना होगा। उनके व्यापार और रोजगार पर असर न पड़े, इसकी व्यवस्था भी करनी होगी। तभी श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ घाटी के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात का कच्छ जिला अपनी अनोखी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में हर साल रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार 1 नवंबर से रण उत्सव शुरू हो चुका है, जो अगले साल फरवरी के बाद तक चलेगा। कच्छ का रण अपनी चमचमाती सफेद रेत के लिए मशहूर है। इस रेगिस्तान की कुदरती सुंदरता इसे और खास बनाती है। सफेद रेगिस्तान का अनोखा आकर्षण देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहां पहुंचे सैलानियों के लिए एक आलीशान टेंट सिटी बसाई गई है, जहां हर जरूरी सुविधा मौजूद है।
सफेद रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करना वहां के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ऊंट की सवारी के दौरान दूर दूर तक फैले रेगिस्तान का नजारा और भी अद्भुत नजर आता है। रेगिस्तान में बसा टेंटों का ये शहर रात के वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। नजारा ऐसा कि देखने वालों को रेगिस्तान की खूबसूरती से प्यार हो जाए। सबसे ज्यादा आकर्षक होता है रेगिस्तान में सूर्योदय और सूर्यास्त होते हुए देखना। जब सूरज की किरणें सफेद रेत पर पड़ती हैं तो एक अनोखी चमक पैदा होती है। रण उत्सव की रंगीन छटा देखने लायक होती है। हर साल होने वाला रण उत्सव कच्छ के सांस्कृतिक रंगों को बिखेरता है। वहां संस्कृति, कला, संगीत और स्थानीय हस्तशिल्प का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये उत्सव कच्छ की परंपराओं को जीवंत करता है और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। वहां पहुंचे सैलानी चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने का अनुभव ले सकते हैं। साथ ही लोकल कारीगरों की बनाई चीजों को याद के तौर पर अपने साथ लेकर जा सकते हैं।